गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए 11 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से एक एक फैक्ट को नोट कीजिए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और एंड तक सेशन को देखिएगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपके लिए क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आईफा अवार्ड से है। हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा आईफा अवार्ड जीते हैं? तो देखिए, आईफा अवार्ड का आयोजन कहां किया गया 2025 में? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह आयोजन किया गया राजस्थान के जयपुर में। अब यहां पर सबसे ज्यादा आईफा अवार्ड दिए गए हैं लापता लेडीज मूवी को। किरण राव इस मूवी के डायरेक्टर है, जिनके लिए किरण राव को बेस्ट डायरेक्टर का आईफा दिया गया। बेस्ट मूवी का आईफा भी लापता लेडीज मूवी को दिया गया है। इस तरीके से सबसे ज्यादा आईफा अवार्ड किसने जीते? लापता लेडीज मूवी ने। इसकी बात करें तो इसने सबसे ज्यादा देखिए 10 अवार्ड अपने नाम किए हैं अलग अलग कैटेगरीज में। बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको जाता है? अवार्ड गोस टू लापता लेडीज। इसके अलावा अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो 2024 में जो आईफा अवार्ड आयोजित किए गए थे उसमें बेस्ट फिल्म का आईफा अवार्ड दिया गया था एनिमल मूवी को। अब यहां पर दिया गया लापता लेडीज को। डायरेक्टर है किरण राव। तो बेस्ट डायरेक्टर का आईफा भी किसको गया? किरण राव को, लापता लेडीज के लिए। यहां पर मेन जो कैटेगरीज हो सकती है, देखिए वैसे तो काफी सारी कैटेगरी है अलग अलग। यहां पर मैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी जा सकती है उनके बारे में आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर सुन लीजिए। बेस्ट पिक्चर आंसर मिल गया हमको, लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 मूवी के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया रवि किशन लापता लेडीज के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो जानकी बोरीवाला शैतान मूवी के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया राम संपत। बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड दिया गया जुबिन नौटियाल को आर्टिकल 370 के सॉन्ग के लिए। बेस्ट सिंगर फीमेल की बात करें तो श्रेया घोषाल भूल भुलैया 3 मूवी के गाने के लिए। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आजकल हमको देखने को मिल रहा है। तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का आईफा दिया गया रफी मोहम्मद को किल मूवी के लिए। तो ये मेन कैटेगरीज है। एक और आपको याद रखना चाहिए, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा। यह आईफा अवार्ड दिया गया 2025 में राकेश रोशन को। ओके, तो ये हो गए अलग अलग कैटेगरीज। आईफा को ही इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। हर साल अलग अलग कैटेगरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है और शुरुआत की गई थी कब? वर्ष 2000 में। अभी 2025 में कहां पर आयोजन? राजस्थान के जयपुर में। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में किस नेशनल पार्क को भारत का 58th टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो भारत में देखिए टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, पहले इसको समझेंगे हम। कोई भी ऐसा अभ्यारण्य, सेंचुरी ले लें, कोई भी नेशनल पार्क ले लें जहां पर बाघ संरक्षण के लिए, उनकी आबादी बढ़ाने के लिए और उनके कुनबे को बढ़ाने के लिए या उस बाघों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जहां पर काम किया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है, बाघ संरक्षित हिंदी में। ओके, तो भारत में ऐसे टाइगर रिजर्व घोषित करती है भारत की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। अभी भारत का 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है माधव नेशनल पार्क। कहां देखने को मिलेगा? एमपी में। एमपी के उत्तरी हिस्से में हमको शिवपुरी देखने को मिलता है। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क स्थित है। भारत का 58th टाइगर रिजर्व बना है। यह वैसे नेशनल पार्क है ना, शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश में जॉर्ज कैसल के किले के लिए भी जाना जाता है। एमपी में जॉर्ज कैसल का किला है माधव नेशनल पार्क में। और अब यह टाइगर रिजर्व बना है, मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये 58th टाइगर रिजर्व है।
भारत के यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने यह घोषणा की है कि यह भारत का 58th टाइगर रिजर्व है। एमपी में कितना हो गए? एमपी में 9 हो गए। टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी इंडिया में, ताकि बाघों को संरक्षित किया जा सके, टाइगर को संरक्षित किया जा सके, इनके क्षेत्रों को संरक्षित किया जा सके, ताकि ये जो विलुप्त होते जीव हैं इनकी सुरक्षा की जा सके। देखिए, एमपी में जो 9 टाइगर रिजर्व हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। पूरे इंडिया की तो हम पढ़ नहीं पाएंगे एक साथ। एमपी के 9 टाइगर रिजर्व, आपको पता है जो 57th टाइगर रिजर्व है ना, वो भी एमपी में ही था। एमपी का 57th टाइगर रिजर्व भी कहां पर था? एमपी में। बताऊंगा कौन सा, पहले देख लेते हैं 9 टाइगर रिजर्व कौन से। सबसे लेटेस्ट कौन? माधव नेशनल पार्क, शिवपुरी। एरिया है 1751 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किसली के नाम से 1973 में टाइगर रिजर्व बना था, एमपी में आता है। पेश नेशनल पार्क 1992, एमपी और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1993, ये टाइगर रिजर्व के ईयर है। ओके। पन्ना नेशनल पार्क 1994, सतपुड़ा नेशनल पार्क 1999, संजय गांधी या संजय डुबरी नेशनल पार्क 2008, ये बना था टाइगर रिजर्व। इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में बना था। जिसकी हम बात कर रहे थे 57th टाइगर रिजर्व, वो मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व है, लास्ट ईयर बना है 2024 में। और अब 58th भी कहां का है? एमपी का माधव नेशनल पार्क। तो ये क्लियर हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में की गई थी 1 अप्रैल 1973। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे शुरू किया गया था, ताकि देश में बाघों को सुरक्षित किया जा सके और उनके जो प्राकृतिक आवास है उनकी रक्षा की जा सके। इन शॉर्ट, बाघों की संख्या को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करती है देश में, इसका संचालन करती है। तो एक एक फैक्ट यहां पर मैंने आपको बता दिया है, सारे नोट कीजिएगा। इसके अलावा होली की सेल आप सभी के लिए चल रही है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। यहां पर देखिए सारे कोर्सेस पर वैसे तो आपको अप टू 90% तक ऑफ देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली देखिए आरएम 2.0 जो हमारा बैच है, जो कि स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए है, ये आपको अभी के लिए आज तक के काफी नॉमिनल चार्जेस में 1290 में अवेलेबल है, 1290 में। तो अभी आप इसे अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको। स्पेशल जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट है, किसी भी स्टेट पीएससी के या फिर यूपीएससी के, वो इसे अवेल कर सकते हैं। ओके। तो इसके अलावा भी आप चेकआउट कीजिए दोनों एप्लीकेशन को, वहां पर आपके लिए सारे कोर्सेज पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खंजर सैन्य अभ्यास कि कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमें यह पता चले कि जो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके मध्य में आयोजित की जाती है। तो यह आयोजित की जाती है इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में। इंडिया और किर्गिस्तान 2025 में अभी इसकी शुरुआत हुई है 10 तारीख को, और यह है 12th एडिशन, जिसका आयोजन किर्गिस्तान में ही किया जा रहा है। तो खंजर सैन्य अभ्यास की कौन सा संस्करण है? तो ये 12th एडिशन है। किन दो देशों के मध्य में? इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में। जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 12th एडिशन। आयोजन कहां पर? किर्गिस्तान। 10 तारीख को यह शुरू हुआ है और 23 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के मध्य में जो सैन्य क्षमता है उसके आदान प्रदान के लिए, आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए और दोनों देशों के मध्य में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नॉर्मली हर साल इसका आयोजन किया जाता है। शुरुआत में नहीं किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद इसका आयोजन हर साल किया जा रहा है। शुरुआत की गई थी 2011 में और अब 2025 में यह 12th एडिशन है खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज का। 2025 का आयोजन किर्गिस्तान। किन दो देशों के मध्य? इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब इंडिया ने जीता है। बेसिक चीज आपको पता है, इंडिया ने जीता और किसको हराकर जीता? यह है न्यूजीलैंड को। ओके। तो
तो बेसिक चीजें आपको पता चल गई, आपने सेलिब्रेट भी किया होगा और पूरे देश ने सेलिब्रेट किया है। संडे को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है तीसरी बार। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया। तो आईसीसी ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी, ओके, 2025, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। याद रखिएगा, तीसरी बार इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है, तीसरी बार। यहां पर 19 फरवरी को यह शुरू हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी। 9 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था संयुक्त रूप से हाइब्रिड मॉडल पर, पाकिस्तान और दुबई में, 2 जगह पर इसका आयोजन हुआ था। अब यहां पर जो फाइनल है ना, वो दुबई में खेला गया। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता और 12 साल बाद ये आईसीसी ट्रॉफी हमारे पास आई है। कितने साल बाद? 12 साल बाद। आपको पता है आईसीसी की कितनी ट्रॉफी इंडिया के पास है अभी? 7 आईसीसी ट्रॉफी इंडिया जीत चुकी है, सेकेंड सबसे ज्यादा। वैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिसने 10 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। इंडिया ने 7 आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा, 76 रन की इन्होंने पारी खेली थी। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। यहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 9वां आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल इन्होंने खेला है और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा दोनों ने। युवराज सिंह ने अपने जीवन में 9 आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल खेले थे इससे पहले, 8 खेले थे इससे पहले, और अब इनका रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। इनके अलावा रविंद्र जडेजा ने युवराज सिंह की बराबरी करी है 8वां आईसीसी फाइनल खेलकर संडे को, तो ये एक रिकॉर्ड हो जाता है। 7 आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के पास है। वर्तमान में आईसीसी की 60 ट्रॉफी इंडिया ने अभी तक जीती है। यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे पहली बार जीतने की शुरुआत इंडिया ने की थी 2002 में, लेकिन यहां पर संयुक्त रूप से इंडिया और श्रीलंका जॉइंट विनर थे पहली बार। उसके बाद 2013 में महेंद्र सिंह धोनी के कार्यकाल में इंग्लैंड को हराकर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने थे, और अब 2025 में दुबई में हमने न्यूजीलैंड को हराया और आईसीसी ट्रॉफी को तीसरी बार अपने नाम किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू की गई थी तो 4 इसके इवेंट एम्बेसडर बनाए गए थे। हमने पढ़ा था एक इंडियन है शिखर धवन, इनके अलावा सरफराज अहमद पाकिस्तान के, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के और टिम साउदी न्यूजीलैंड के, ये इवेंट एम्बेसडर थे चैंपियंस ट्रॉफी के। 4 साल में एक बार ये टूर्नामेंट नॉर्मली आईसीसी आयोजित करवाती है, लेकिन 2017 में इसे बंद कर 2017 में आखिरी बार आयोजित हुआ था, फिर इसको बंद करने की भी बात चली, लेकिन फाइनली अब 2025 में एक बार फिर से इसका आयोजन करवाया गया। वनडे प्रारूप में खेला जाता है। शुरुआत की गई थी 1998 में, लास्ट एडिशन 8वां एडिशन था 2017 में, जो कि इंग्लैंड वेल्स में आयोजित किया गया था और विनर रही थी पाकिस्तान। और अब 2025 में जो 9th एडिशन है, ये किसने अपने नाम किया? इंडिया ने। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। तो बेसिक फैक्ट यहां पर सारे क्लियर हो जाते हैं। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो की जगह कौन लेने वाले हैं? तो कनाडा के अगले पीएम के रूप में नियुक्त किए जाने वाले हैं मार्क कार्नी। आपको पता है कनाडा, जो कि भारत पर अभी कुछ महीनों से काफी एलिगेशन लगा रहा था, जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम के पद पर थे। कनाडा में वहां के कुछ सिटीजन्स की मौत के बाद, संदिग्ध मौत के बाद, कनाडा ने इल्जाम लगाया था कि भैया इंडिया और उसकी खुफिया एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया की काफी मतभेद चल रहे थे जस्टिन ट्रूडो से। तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की अपने देश में भी काफी आलोचना की जा रही थी, और फाइनली इलेक्शन से पहले जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, प्रधानमंत्री के पद से, और तब से प्रधानमंत्री का पद कनाडा में खाली था।
अब नए प्रधानमंत्री के रूप में कनाडा में नियुक्त किए जाने वाले हैं लिबरल पार्टी के नेता, जिनका नाम है मार्क कार्नी। देखिए अभी लिबरल पार्टी ही सत्ता में है और इसी के जो जस्टिन ट्रूडो थे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, सत्ता में तो यही है। अब इन्होंने अपना नया नेता चुना है मार्क कार्नी को, जो कि बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। ये रिप्लेस करेंगे जस्टिन ट्रूडो को। वैसे जस्टिन ट्रूडो तो इस्तीफा दे ही चुके, तो अब नए पीएम बनेंगे मार्क कार्नी। जो लिबरल पार्टी में जो इंटरनल इलेक्शन हुए ना पीएम पद के लिए, तो मार्क कार्नी को 85.9% वोट मिले थे अपनी पार्टी के अंदर, ताकि ये पीएम के रूप में रिप्रेजेंट करें कनाडा को। तो अब कनाडा के पीएम का इनका पद रास्ता जो है साफ हो गया है मार्क कार्नी का। कनाडा की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिकी एक देश है, कैपिटल है ओटावा। कमेंट में बताना कि ओटावा किस नदी के तट पर स्थित शहर है या किसके तट पर स्थित है। इसके अलावा यहां पर कैनेडियन डॉलर चलता है करेंसी के रूप में। दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाला देश भी कौन है? कनाडा। नए पीएम कौन? मार्क कार्नी। आगे आ जाएंगे। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025, इसका खिताब इंडिया ने अपने नाम किया। इंडिया, देखिए अभी तक केवल 6 एडिशन आयोजित किए गए हैं इसके, ये 6ठा एडिशन था और 6 एडिशन में से 5 खिताब इंडिया की महिला कबड्डी टीम ने जीते हैं। एशियन विमेन कबड्डी चैंपियनशिप 6 में से 5 खिताब, ये 6ठा एडिशन है, ये भी किसने अपने नाम किया? इंडिया ने। अब पहली चीज आती है आयोजन कहां हुआ, तो 2025 में 6th एडिशन का आयोजन किया गया ईरान के तेहरान में। और इंटरेस्टिंग ये है कि फाइनल में ईरान को ही हराकर इंडिया ने ये खिताब जीता है। इंडिया फाइनल में विनर रही और ईरान रही यहां पर रनर अप। तो एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप का 6th एडिशन, विनर इंडिया, ईरान रनर अप। 6 एडिशन में से 5 इंडिया ने जीते हैं। केवल 2016 में साउथ कोरिया ने एक एडिशन अपने नाम किया था। वैसे दोनों कैटेगरीज में आयोजित किए जाते हैं, मेंस कैटेगरी और विमेन कैटेगरी। पहले बात करते हैं विमेंस कैटेगरी की, क्योंकि अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी 2005 में। विमेंस टीम का 6ठा एडिशन है 2025 में और इंडिया की टीम विनर रही, 5 बार इसने अपने नाम किया है। मेंस कैटेगरी का जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है 1980 में शुरू की गई थी। 2023 में आखिरी एडिशन था, 9th एडिशन, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था और इसे भारत की ही मेंस कबड्डी टीम ने जीता था। मेंस कबड्डी टीम ने 8 बार यह खिताब अपने नाम किया है। इधर 9 में से 8 बार हमारी टीम ने जीता है और विमेंस में 6 में से 5 बार हमारी टीम ने अपने नाम किया है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। यहां पर विमेंस कैटेगरी की बात हो रही है, तो आयोजन कहां पर? ईरान के तेहरान में, जो कि रनर अप रहा। हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो एक फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है नारिका। सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली ये कंपनी है महिलाओं के लिए, नारिका। इसकी एक तो इन्वेस्टर भी बनी है साइना नेहवाल और इसके अलावा इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी साइना नेहवाल को ही नियुक्त किया गया है। कंपनी कहां की है? अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो फ्रांस की एक कंपनी है नारिका कंपनी, इससे जुड़ी है सानिया नेहवाल। भारत की एकमात्र जर्मन लैब सर्टिफाइड सैनिटरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है ना, सैनिटरी प्रोडक्ट और इससे रिलेटेड अदर प्रोडक्ट का ये निर्माण करती है। अब यहां पर साइना नेहवाल के बारे में जाने। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की, बहुत ही फेमस है ना। हरियाणा से बिलोंग करती है, लेकिन आगे चलकर इनकी जो फैमिली है वो हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी, लेकिन ये हरियाणा की रहने वाली। साइना नेहवाल ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा काफी सारे अवार्ड भी हैं, जैसे
2009 में बैडमिंटन में इनके योगदान के लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। उसके बाद 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 2010 में पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण, और इसके अलावा 2015 में जो विमेन बैडमिंटन रैंकिंग है उसमें वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनी थी साइना नेहवाल। बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर कौन रही? सानिया नेहवाल। और अब फ्रांस की कंपनी नारिका कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आगे चलिए, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा जारी की गई लॉन्च की गई एक बुक है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम क्या है? पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। इस बुक को लिखा है मदन मोहन सती ने, और मदन मोहन सती की लिखित इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। ओके, यह है ओम बिरला और यह है इनके हाथ में बुक। अब देखिए, जिस पर यह लिखी गई है ना, भगत सिंह कोश्यारी, इनके बारे में आपको जानना चाहिए कि यह कौन है। भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड के सीएम के रूप में काम कर चुके हैं, पूर्व सीएम हैं, और महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य के ये कभी सीएम के रूप में जब इन्होंने काम किया तो एक तो हिल स्टेट्स डेवलपमेंट के लिए इनका जो योगदान है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इन्होंने जो प्रयास किए सीएम के रूप में, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनकी सुरक्षा के लिए इनका जो काम था, उसके बारे में इस बुक में जिक्र किया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी को नाम दे दिया बुक में पर्वत शिरोमणि, क्योंकि यह पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। और बुक को लिखा है किसने? बुक को लिखा है मदन मोहन सती ने, जिसको लॉन्च किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। अभी देखिए, इंटरनेशनल विमेन डे 8 मार्च को था। इस दिन भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इसने भी एक बुक को लॉन्च किया है। इस बुक का नाम है द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द विमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये संयुक्त रूप से संग्रह है, किसी एक व्यक्ति की बुक नहीं है। तो आप यहां पर मिनिस्ट्री याद रखो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की यह बुक है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो जो विमेन जजेस है उनको प्रोत्साहित करने के लिए पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस मनाया जाता है 10 मार्च को। कब? 10 मार्च को। ओके, तो उद्देश्य क्या है? जुडिशरी में महिलाओं के योगदान को रिकॉग्नाइज करना, और इसके अलावा जेंडर इक्विलिटी को प्रमोट करना। पूरे वर्ल्ड में जो महिला जज हैं उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में घोषणा की थी कि भैया हम 10 मार्च को मनाएंगे, और अगले साल मतलब 2022 को पहली बार 10 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। तो कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। देखिए, इंडिया में अगर विमेन जजेस की बात करते हैं तो यहां पर 2 जजेस के बारे में एग्जाम में जीएस से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो भारत के किसी भी राज्य की हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो ये अन्ना चांडी बनी थी 1937 में। ओके, भारत में इंडिया की पहली फीमेल हाईकोर्ट जज। अब कमेंट में बता देना कि किस राज्य के हाईकोर्ट की जज थी। ओके, इसके अलावा भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कभी चीफ जस्टिस महिला तो रही नहीं, तो अदर जो न्यायाधीश है उनमें जो महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, तो यह है फातिमा बीवी 1989 में। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है विमेन जजेस की इंडिया में। कमेंट जरूर करना कि ये भारत के किस राज्य की पहली महिला जज बनी थी हाई कोर्ट की। अब यहां पर मार्च में जो इंपॉर्टेंट डे आते हैं तो उसमें 3 डे याद रखिए। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो कि हमने पढ़ा था, 1 मार्च को, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन,
हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के किस प्रोफेसर को यूनेस्को अवार्ड 2026 त्वास अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस से सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को का यह अवार्ड है जो कि हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर को दिया गया और इनका नाम है सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती के साथ यूनेस्को का ये जो अवार्ड है ना, संयुक्त रूप से ब्राजील के एक प्रोफेसर को भी दिया गया। इनका नाम है कार्लोस रिकार्डो सोकोल। तो कार्लोस रिकार्डो सोकोल ब्राजील के हैं और इंडिया के आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। इनको यूनेस्को के 2025 के लिए तवास अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस से हाल ही में सम्मानित किया गया। 2026 के लिए अनाउंस किया गया है 2025 में। देखिए यहां पर समझिएगा कि अवार्ड किस सेक्टर में दिया जाता है या किसे दिया जाता है, लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि सुमन चक्रवर्ती ने इनका क्या योगदान है, इनका आविष्कार क्या है। तो देखिए अगर इनकी बात करें तो इन्होंने पेपर एंड पेंसिल माइक्रोफ्लूइड्स तकनीक के आविष्कार के लिए इन्हें जाना जाता है ना। पेपर पर पेंसिल की सहायता से एक मतलब लाइंस या कलाकृतियां बनाना और उसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से क्या होता है कि ब्लड या कोई भी सैंपल जिसको भी टेस्ट करना है उसको छोड़ा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से या इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से वो हिलता है जो ब्लड या किसी भी चीज का सैंपल है। फिर अलग अलग जगह पर केमिकल डालकर डिटेक्ट किया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर ब्लड में या फिर किसी भी अदर जिसका भी टेस्ट किया जा रहा है उसमें क्या क्या पदार्थ है, या फिर कोई डिसीज के बारे में पता करना है तो वो भी पता चलता है। तो यहां पर इतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं, केवल हम इतना जान ले कि सुमन चक्रवर्ती को यह अवार्ड दिया गया। यहां पर देखिए तवास का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस, इसे शॉर्ट में कहा जाता है तवास, वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस। इसे संचालित करता है वर्तमान में यूनेस्को, इसलिए जो तवास अवार्ड है वो यूनेस्को अवार्ड के नाम से जाना जाता है और इसका पूरा नाम हो जाता है तवास अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो 1991 में द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस इन डेवलपिंग कंट्रीज का एडमिनिस्ट्रेशन यूनेस्को के हाथ में गया 1991 में और यूनेस्को के द्वारा अब अवार्ड दिया जाता है, तो इसे यूनेस्को अवार्ड के नाम से जाना जाता है। यहां पर तवास एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1983 में बनाया गया था और 1991 से यूनेस्को इसकी देखरेख कर रहा है। अच्छा, पर्पस क्या है इस संस्थान को बनाए जाने का? विकासशील देशों में साइंटिफिक रिसर्च को इनकरेज करना और साइंटिफिक एक्सीलेंस को मान्यता देना, और इसी के लिए ये अवार्ड भी देता है, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई थी और हर साल ये अलग अलग 9 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। इस साल भारत के किस व्यक्ति को दिया गया 2025 में? तो यह दिया गया है सुमन चक्रवर्ती, आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं। ओके, तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है। यहां पर हमने 11 मार्च के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के हमारे रिवीजन पर। देखते हैं, कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो 2024 के लिए हाल ही में यह अवार्ड अनाउंस किया गया था, जो कि एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को दिया गया। हाल ही में फेडरल बैंक ने अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक ने अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विद्या बालन को। चापचार कूट किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह उत्सव है कहां का? मिजोरम राज्य का। मिजो कम्युनिटीज मनाती है। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है किस राज्य को? पंजाब सरकार को। हाल ही में NMDC के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए हाल ही में अमिताभ मुखर्जी। हर साल जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल 7 मार्च को। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने जी सफल और जी मैत्री योजनाएं किस राज्य में लॉन्च की? तो इन्हें लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य में। यहां पर जी का मतलब गुजरात है।
हाल ही में भारत में किस मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया? तो यह है अस्त्र MK3। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार LIC दुनिया की कौन सी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनी है? तो यह थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बनी है LIC। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। भारत में द इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक कौन है? तो ये हैं हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में की गई थी और शब-ए बारात ये धार्मिक समूह मुस्लिम जो कम्युनिटीज है उनके द्वारा मनाया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे हो गए आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे पहला, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति इंडिया में PM बना है? सेकेंड, निम्नलिखित में से PM नहीं, प्रेसिडेंट, इसको सही करना। कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति भारत में प्रेसिडेंट बना है? निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है? और ताडोबा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए और इसके अलावा एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। आपके लिए सारे कोर्सेस अभी काफी नॉमिनल चार्जेस में हैं, बहुत ही आपको नॉमिनल और अफोर्डेबल प्राइस में सारे कोर्सेस वहां पर मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। और फ्री PDF भी आपको मिल जाएगी डेली करंट अफेयर की, वहीं से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।